आज हम हैं दक्षिणी भारत के कर्नाटक राज्य के धारवाड़ के नज़दीक लगने वाले बेलगाम के कित्तूर में। कित्तूर का अपना एक पुराना ऐतिहासिक महत्व है। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के नाम से ये कित्तूर जाना जाता है। रानी चेन्नम्मा भारतीय इतिहास की वो शख्सियत हैं जिन्होंने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से ठीक 33 वर्ष ही अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। रानी चेन्नम्मा बेलगाम के गांव कवती में उनका जन्म हुआ था। कित्तूर के राजघराने में रानी चेन्नम्मा का विवाह होता है और मैं यहाँ के लोगों से जानकारी इकट्ठा किया हूँ, वो नाम मुझे याद नहीं हुए हैं सब। रानी चेन्नम्मा के दो राइट हैंड सैनिक थे, संगोली रायना अट्टूरू बड़प्पा, और रानी चेन्नम्मा का विवाह हुआ था मल्ला सरजा देसाई जी से। मल्ला सरजा देसाई जी की जो पहली पत्नी थी उनका नाम था रुद्रमा, और रुद्रमा जी के पिताजी का नाम था वसलू देसाई। जो रानी चेन्नम्मा है, रानी चेन्नम्मा के जो पति हैं उनका देहांत हो जाता है। कुछ वर्षों बाद उनके पुत्र का देहांत हो जाता है। रानी चेन्नम्मा के पुत्र का नाम था शिवा बसवा। उसी समय लाल डलहौजी भारत में आता है और वो एक नीति लेकर के आता है, राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत भारतीय शासन व्यवस्था में जो छोटे छोटे रियासतें थी, यदि किसी के पास जो भारत की अपनी पारंपरिक व्यवस्था थी राज्य हस्तांतरण का, कि जो घर का बड़ा लड़का होता था उसे राज्य मिलता था, तो डलहौजी ने क्या कहा कि अगर किसी राजा के पास में उसका अपना पुत्र नहीं है तो जो दत्तक पुत्र है यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र, उसको वह राज्य नहीं दे सकता है। पुत्र को गोद ले सकता है लेकिन गोद लिए हुए पुत्र को राज नहीं दे सकता है। इस तरीके से उसने भारत की तमाम सारी रियासतों को अपने ब्रिटिश शासन में मिला लिया। तो वो क्या करता है कि रानी चेन्नम्मा को ये रोक लगाता है कि अभी आपको जो ये आपका साम्राज्य है, जो आपका ये रियासत है, ये भारत का जो रियासत है, इसको ब्रिटिश शासन के अधीन करना होगा। रानी चेन्नम्मा ने युद्ध का बिगुल फूंक दिया और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि रानी चेन्नम्मा ने कहा कि जब तक हमारे शरीर की धमनियों में रक्त की एक बूंद भी है, अंग्रेजों की औकात नहीं है कि वो हमारे कित्तूर पर कब्जा कर लें। और उत्तर भारत में महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। उससे ठीक 33 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में रानी चेन्नम्मा ने एक भारतीय नारी के वास्तविक शक्ति का परिचय देते हुए, जैसा कि हमारा इतिहास रहा है, और उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। आज मैं ऐसी महारानी के कर्म भूमि पर हूँ, ऐसी भूमि पर हूँ, इस धरा पर हूँ कि मैं बार बार इस धरा को प्रणाम करता हूँ, और मैं इस धरा से कुछ मिट्टी भी लेकर के जाऊँगा उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये वास्तव में वीर की भूमि है, आस्था की भूमि है और ये श्रद्धा की भूमि है। निश्चित रूप से हमारे जितने भी क्रांतिकारी शहीद रहे हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महती भूमिका निभाई है, किसी भी तरीके से अपने योगदान को दिया है, फांसी पर चढ़ करके दिया है राज्य को स्वतंत्र कराने के लिए, किसी भी तरीके से जो उनका योगदान रहा है वह निश्चित रूप से सराहनीय रहा है। और आज मैं इस धरती पर हूँ तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि आज ये जो मेरे पीछे ये दिख रहा है कैनवास, ये दरबार हॉल है, ये पैलेस था महारानी का। इधर ये हॉल है, अंदर और भी सारे कमरे दिख रहे हैं, मैं सारे कमरे आपको दिखाना चाहूँगा। साथ ही साथ में मैं रानी चेन्नम्मा जी से जुड़ी जो कुछ स्टोरियाँ हैं जो मुझे अभी अभी याद आ रही हैं, वो मैं आप लोगों से साझा करूँगा। ऐसा कहा जाता है कि रानी चेन्नम्मा जी, आप कैमरे में देख पा रहे होंगे जो कमरे हैं, रानी चेन्नम्मा जी जब युद्ध करती थी तो युद्ध के समय जो अंग्रेजी शासक, जो अंग्रेजी सैनिक हुआ करते थे, वो जो बंदी बना लिए जाते थे, इधर आप देख पा रहे हैं कि ये सीक्रेट डिस्कशन रूम है। इधर दिख रहा होगा नेम प्लेट लिखा है सीक्रेट डिस्कशन रूम। इस रूम में ऐसा मानना है कि रानी युद्ध के समय जो गतिविधियां होती थी उस पर वो चर्चा करती थी। मैं स्टोरी बता रहा था कि जब अंग्रेजी, आप इसको देख ले पूरा कैनवास, फिर मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। इधर ये रेस्ट रूम है,
यहाँ पे रेस्ट किया करती थी रानी चेन्नम्मा जी। और फिर बगल के रूम को मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, और आप लोगों से ये निवेदन करूँगा कि अगर आपको कर्नाटक आने का मौका मिलता है तो कर्नाटक के धारवाड़ सिटी से ये दूरी सिर्फ 31 किलोमीटर है, तो आप ज़रूर इस प्लेस को विजिट करें। इधर भी रेस्ट रूम ही है। मैं भी यहाँ पे आज पहली बार आया हूँ, तो जितना सारी चीज़ें हमारे समझ में आएंगी वो मैं आप सभी से साझा करूँगा। ये उस पूरे राज्य का जो ये महल है, राजमहल जो है, पूरे राज्य की व्यवस्था कैसे संचालित होती थी, कैसे क्या कहाँ होता था, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखा रहा है। और यहाँ पर एक म्यूजियम भी है एंट्रेंस पॉइंट पर ही, तो म्यूजियम पर वीडियो शूट करना मना है वहाँ पे। हम ये जो है रानी चेन्नम्मा जी का क्या कहते हैं इसको, मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये क्या है। लांछन। ये लांछन, ये लांछन है, लांछन कहा जाता है। अब ये मुझे जानकारी, हाँ लांछन मतलब वो जो पताखा होता था युद्ध के समय का, वो है। हाँ लांछन है ये रानी चेन्नम्मा जी का। जो म्यूजियम है, म्यूजियम में वीडियो हम शूट नहीं कर सकते हैं, कैमरा लगा हुआ है, वहाँ पे मना है, तो हम रोल को ब्रेक नहीं करेंगे। लेकिन म्यूजियम भी बहुत अच्छा है। लोगों ने बताया कि ये जो म्यूजियम है ये 1967 में म्यूजियम बनाया गया है, और म्यूजियम में जब ये पूरा साफ सफाई हुआ था उसके दौरान जो सामाने मिले थे, जो युद्ध के समय रानी यूज करती थी, रानी चेन्नम्मा जी, जो लड़ाई के अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे, इसमें बर्छी है, भाला है, कुल्हाड़ी है, उसको वहाँ पे रखा गया है। और वहीं से तमाम सारी स्टोरियाँ भी निकल करके आई हैं, तलवार और यूज वो गोलियों से बचने के लिए वहाँ पर बहुत अद्भुत चीज़ निकल करके आई, सामने लोगों ने बताया। जो आज बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ चलती हैं, वो गोलियों से बचने के लिए ये जो कछुआ होता है, कछुए का जो ऊपरी भाग होता है शरीर का, जो उसका वो स्किन होता है, उसको निकाल करके और उसके ऊपर जो घोड़ा होता है, घोड़ा का जो स्किन होता है, उसकी एक चद्दर बना करके और गोलियों से सुरक्षा के लिए बनाया गया है। बहुत ही अद्भुत कलाकृति है वो, युद्ध में जो प्रयोग आता है उसका। और ये पूरा महल है। और रानी जी से जुड़ी मैं कुछ कहानियां साझा करना चाहूँगा। कैमरे को थोड़ा इधर ले आए। ये डाइनिंग हॉल है जहाँ पे बैठ के अपना भोजन होता है, वो डाइनिंग हॉल यही है। शायद यही प्रतीत होता है कि रानी चेन्नम्मा ने यहाँ पे कभी भोजन किया होगा। निश्चित रूप से ये हमारे लिए गर्व का विषय है, गर्व का विषय है कि मैं यहाँ पर हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ इस भूमि को। इधर किचन रूम है जहाँ पर उस अद्भुत शक्तिशाली, अद्भुत शौर्य पराक्रम वाली रानी के लिए भोजन बनता था। इस भोजन के अन्न में, इस धरा की कण में रानी चेन्नम्मा की वीरता, शौर्य, पराक्रम विराजमान है। निश्चित रूप से मैं इस धरा को बार बार प्रणाम करना चाहूंगा। छोटे छोटे बच्चे हैं बेटा, आप लोग हिंदी समझते हैं? हिंदी आती है आपको? कहाँ से हैं आप? आपको नहीं आती बेटा? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ भाई। कैमरा थोड़ा इधर ले आइएगा, बच्चों से बात करते हैं। तो बेटा आपका क्या नाम है? नजीर। नजीर नाम है आपका? हाँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के। यहीं के रहने वाले, कित्तूर के? हाँ। अच्छा, आप रानी चेन्नम्मा के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं? अच्छा, कभी पापा मम्मी से आपने पूछा रानी चेन्नम्मा के बारे में? हाँ, पूछा है। तो बताया उन्होंने? तो फिर आपको कैसे नहीं पता रानी चेन्नम्मा के बारे में? चलिए बहुत अच्छा। बेटा आपका क्या नाम है? फातिमा ताज। फातिमा ताज। आपको हिंदी नहीं आती? आपको भैया ने हिंदी नहीं सिखाया? आप भैया से बोली कि हमको हिंदी सिखाइए। फिर क्यों नहीं सिखाते आप बहन को हिंदी? वो बेंगलुरु में रहती है। बेंगलुरु में रहती हो? यो सिर्फ हमारे पप्पू बेटी है, एक अच्छा। महीने के लिए आई। अच्छा, यहाँ पे आई है फूफू के यहाँ? हाँ। अच्छा अच्छा। किस क्लास में पढ़ती हो बेटा? इन विच क्लास डू यू रीड? सेकेंड। ओके, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 7th। देख रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये कर्नाटक के हैं, दक्षिणी भारत के हैं। आज मैं एक चीज और इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा। ये परसेप्शन चलता है हमारे उत्तर भारत में
कि दक्षिणी भारत के जो राज्य हैं वहाँ के लोग हिंदी नहीं जानते हैं, हिंदी नहीं समझते हैं, हिंदी नहीं बोल पाते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप इन बच्चों को देख करके ये परसेप्शन अब ब्रेक कर दें कि यहाँ के लोग हिंदी नहीं समझते हैं, हिंदी नहीं बोल पाते हैं, हिंदी नहीं लिख पाते हैं। देखिए एक छोटा सा बच्चा 7th क्लास का है, ये छोटी सी बच्ची मुश्किल से अभी 2nd या 1st क्लास की होगी, और ये कह रही है कि मुझे हिंदी नहीं आती है, लेकिन इसको भी हिंदी थोड़ी बहुत आती है। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। चलो बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, लोग खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। आप क्या कह रही थी बेटा? हिंदी आती है उसको पूरी। आप कुछ कह रही थी? कविता आती है आपको? कविता आती है आपको? नहीं आती? अच्छा, ये रहा पूरा पैलेस रानी का। और ये शायद उस समय का जो है ये कुआं था, यहाँ से जो है पानी निकाला जाता था। उस समय ये व्यवस्था थी, पीने का पानी भी कुएं से ही निकाला जाता था, और जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हुआ करती थी वो भी इस कुएं के पानी से ही पूरा होती थी। और नदियों के पानी का भी यूज किया जाता था, नहरों के पानी का भी यूज किया जाता था, स्वच्छ तालाबों के भी पानी का यूज किया जाता था। और ये अंदर है, पैलेस के अंदर है, तो इसलिए निश्चित रूप से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के पानी का यूज भोजन बनाने के लिए, पीने के लिए जरूर किया जा रहा होगा उस समय पे। आइए हम बढ़ते हैं आगे, आपको दिखाते हैं डिस्कशन सीक्रेट रूम के बाद जो इधर वेटिंग हॉल है, ये वेटिंग रूम है। और इस रूम से ये प्रतीत होता है कि महारानी से अगर किसी को मिलना होता होगा तो वो इस रूम में प्रतीक्षा कर रहा होगा, और समय मिलने पर दरबान के द्वारा उसे महारानी से मिलवाया जाता होगा। आते हैं पीछे, बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो हम देखते हैं इधर पूजा घर है, पूजा रूम है। और ये निश्चित रूप से आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही पूजनीय है जितना महारानी के समय में हुआ करता था। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज इस वीर भूमि पर हूँ, और आप सभी भी विजुअल रूप से देख रहे हैं इस वीरपूर्ण धरती को। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वेस्ट रूम आगे भी है एक। तो मुझे ऐसा लगता है इस महल के स्ट्रक्चर के हिसाब से जो संरचना है, आगे 1 2 3 रेस्ट रूम हुआ करते थे उस समय। और रेस्ट रूम के बाद ये आगे का स्ट्रक्चर है महल का, जिसको अपने यहाँ बरामदा बोलते हैं। कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। और इधर देखते हैं कि कौन सा कमरा है, क्या है। ये सारी चीजें खुदाई में मिली हुई हैं। वेल वाटर स्टोरेज टैंक। ओके, यहाँ पर जो है पानी को स्टोर किया जाता था। उधर मैंने दिखाया आपको कि कुआं था, और इधर पानी को स्टोर किया जाता था। पीने का पानी यहाँ पे रहता होगा। ऊपर से जाली लगा हुआ है, और ज़्यादा गहरा तो नहीं है ये। यहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता था। और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यह 4 स्टार विजन रूम। ये कुछ यहाँ से जो है बाहरी किले के बाहर हम अपनी कैसे दृष्टि बनाए रखें, वो उसके लिए ये बनाया गया था 4 स्टार विजन रूम। और आगे बढ़ते हैं तो फिर हम देखते हैं कि इधर से तो रास्ता नहीं है, इधर से ये ब्लॉक है। और ऊपर आप एक देख पा रहे हैं कि जैसे एक रॉकेट का आकार होता है आगे का, कुछ उस तरीके से ये है। जैसे दूरबीन से हम कोई चीज़ देखते हैं तो उस तरीके से ये बनाया गया है। और इधर पैलेस की जो आखिरी दीवार है, जो बाउंड्री जिसको हम बोलते हैं, जो चहर दीवारी है, उस चहर दीवारी से पहले जो उस महल का भाग है वो है बाथरूम। आप देख पा रहे होंगे कैमरे में, ये उस समय का बाथरूम है। और आज जो हम इस आधुनिकरण युग में गर्म पानी के लिए गीजर लगाते हैं, और तब हम गर्म पानी यूज कर पाते हैं बाथरूम में अपने, ये उस समय की व्यवस्था है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा इसको अच्छे से दिखाया जाए। ये उस समय का व्यवस्था है पानी गर्म करने का, और यहाँ पे पानी गर्म करके गर्म पानी का यूज किया जाता था। उस समय गीजर नहीं हुआ करता था।
आज हमारे समय में गीजर है, हम अपना 2 मिनट में काम चला लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। इधर तो कुछ लिखा नहीं है और ये आकार भी बहुत अच्छे से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये उस समय क्या था, क्या हुआ करता था। आप ये देख पा रहे होंगे इधर सामने जहाँ कैमरा चल रहा है, ये आज जैसे अपने यहाँ होता है धोबी पाठ होता है, वहाँ पे जो है जैसे नदियों के किनारे लगा होता है, लोग कपड़े धुलने का काम करते हैं। वो उस समय के कपड़े धोने का ये व्यवस्था कुछ इस तरीके से था। यहाँ बीच में जो जगह खाली है उसमें पानी भरा जाता था और साइड साइड में कपड़ा धुला जाता था। और ये इस तरीके का स्ट्रक्चर 1 2 3 4 पूरा दिख रहा है किनारे किनारे से, लगभग 6-7 हैं। यहाँ पर कपड़ा धोने का काम होता था। और अंदर आते हैं तो हम ये देखते हैं कि ऐसा कुछ लग रहा है स्विमिंग पूल टाइप में, उसमें जो भी व्यवस्था रही होगी। और यहाँ पे अभी तो कुछ लिखा हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है हमें। हम देखते हैं यहाँ पे कुछ लिखा है कि नहीं। हाँ, दिख गया दिख गया। ये है, जैसा कि मैं बोल ही रहा था, ये है स्विमिंग पूल उस समय का, यहाँ पर जो है गर्मी के मौसम में। और वैसे भी कर्नाटक में ज़्यादातर बारिश का ही मौसम रहता है, तो यहाँ पे कोई विशेष ठंडी नहीं पड़ती है, विशेष ठंड नहीं पड़ता है। मैं यहाँ पे रह रहा हूँ 5 दिन से 6 दिन से, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोई विशेष उतनी ठंड नहीं पड़ती है जैसे कि उत्तर भारत में पड़ती है। ये उस समय का स्विमिंग पूल है। आगे बढ़ते हैं हम। लगभग हम आप लोगों को पूरा कैमरा दिखा चुके हैं, पूरा कैंपस दिखा चुके हैं महल को। सब लोग दीजिए वीडियो। आप उधर तो कुछ नहीं दिखाने के लिए, उधर तो वही है। इधर बढ़ते हैं। ये पूल के किनारे का हिस्सा है। जैसा कि वर्तमान समय में, आज के समय में भी ये चीज़ें हैं हमारे यहाँ। ये उस समय की व्यवस्था है जब ये राजमहल था। तो ये था पूरा महल। और ये है सीक्रेट वेल। जैसा कि नेम प्लेट पर दिख रहा होगा, ये है सीक्रेट वेल, यानी कि यह गोपनीय कुआं है। देखते हैं कि ये गोपनीय कुआं कितना गहरा है और इसका क्या यूज था, ये तो मुझे भी नहीं कुछ खास आइडिया है। कैमरे को थोड़ा सा पॉइंट आउट कीजिएगा। देखते हैं तो जो कुआं है वो कुआं तो गहरा दिख रहा है, काफी गहरा दिख रहा है। ये कुआं काफी गहरा दिख रहा है। ये सीक्रेट कुआं है, इसका क्या यूज था इसे मुझे भी बहुत आइडिया नहीं है। तो ये था पूरा महल जो हमने आप लोगों को दिखाया वीडियो में। और ये इधर बाथरूम बना हुआ है बाहर का, तो ये पैलेस से बाहर का हिस्सा है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि जो राजघराने के में व्यवस्था में लगे रहते थे, जो नौकर चाकर हुआ करते थे, वो लोग इस बाथरूम का निश्चित रूप से उस समय यूज करते रहे होंगे, क्योंकि जो अंदर का बाथरूम था वो महल के अंदर ही था, पैलेस के अंदर ही था, तो वो मैंने दिखाया। और ये बाहर का है, तो निश्चित रूप से जो बाहरी लोग रहे होंगे, यहाँ राजघराने में रहने वाले रेगुलर के, वो लोग इसका यूज़ कर रहे होंगे उस समय। बस बंद कर, बहुत। तो ये था पूरा कैंपस, रानी का जो महल था। हमने इसके पहले भी बताया कि उनका जन्म कहाँ हुआ था और उनका चित्तूर के राजघराने में विवाह होता है, रानी यहाँ आती हैं। कुछ दिनों बाद उनके पति जी का देहांत हो जाता है, उसके बाद उनके पुत्र जी का देहांत हो जाता है। फिर वो दोनों महारानी को अकेले छोड़ जाते हैं अंग्रेजों से भिड़ने के लिए, और रानी ने अपने अद्भुत पराक्रम का, अपने अद्भुत शौर्य का अंग्रेजों को लोहा मनवा दिया था और घोषणा कर दिया था कि जब तक हमारी
शरीर की धमनियों में एक भी बूंद है रक्त का, तब तक अंग्रेजों की औकात नहीं है कि वो हमारे कित्तूर पर कब्जा कर लें। और रानी ने अपने इस वाक्य को पूरा किया। मैं ऐसे महारानी को अपनी ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनको सादर प्रणाम करता हूँ। और महारानी जी से जुड़ी कुछ कहानियाँ मैं शेयर करना चाहूँगा। महारानी तो थी ही, लेकिन उससे पहले वह एक महिला थी, वह एक नारी थी, और वो एक भारतीय नारी थी। उनके अंदर एक ममतत्व था, ममता का प्रेम था, ममता था, जो हर एक माँ के अंदर होता है। रानी बनी वो, फिर वो माँ बनी, और माँ वीर होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसके अंदर का जो प्यार होता है, जो ममता होता है, वो कहीं ना कहीं उसे अधीर कर देता है। और महारानी का ये, मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है उनके गुणगान के लिए, उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। एक कहानी आती है कि जब अंग्रेजों से लड़ाई के समय में सैनिक बंदी बना लिए जाते थे, तो उन सैनिकों के जो बच्चे होते थे, अंग्रेज सैनिकों के, अब उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं बचता था। तो महारानी उन बच्चों को अपने राजमहल में ले आती थी, और जैसे उनके राजमहल के सैनिकों के बच्चों के साथ बर्ताव किया जाता था, वही बर्ताव ब्रिटिश शासन के जो अंग्रेज थे, जो सैनिक थे, अंग्रेज सैनिक थे, जो कैदी बन गए थे, उन कैदियों के बच्चों के साथ भी किया जाता था। महारानी की इस महानता के लिए मैं उनको नतमस्तक हूँ, मैं उनका हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। दूसरी कहानी उनसे जुड़ी जो है वो ये आती है कि हाँ, वो कहानी मैंने आप लोगों को बता दिया, कछुआ की कहानी जो थी, जिससे वो बनाया गया था, और एक ये कहानी थी। बाकी रानी जी के बारे में, रानी चेन्नम्मा जी के बारे में मुझे इससे ज़्यादा और जानकारी नहीं है। जितना जानकारी था उतना मैंने शेयर किया। बाकी यहाँ पे जो तोप वगैरह हैं, जो उससे गोलियाँ चलाई जाती थी, जो हर युद्धों में प्रयोग किया जाता है, और वो एक बहुत अच्छी घुड़सवार थी। एक कहानी मुझे और अचानक से याद आ रही है, इसमें मैंने नहीं लिखा था। वो कहानी ये है कि रानी का विवाह जो था वो कित्तूर में कैसे हुआ। रानी जिस गांव से आती थी, उस गांव के जो राजा थे, जो रानी जी के पिताजी थे, एक सामान्य परिवार से थी, हालांकि वो राजा नहीं थे, ये नहीं कह सकते कि वो राजा थे। तो वहाँ पे एक बाघ जो था वो बड़ा परेशान करता था उन गांव वालों को। तो वहाँ के राजा ने, जो कित्तूर के वहाँ के जो उनके पिताजी थे, सॉरी मैं बार बार राजा बोल रहा हूँ, जो उनके पिताजी थे महारानी के, उन्होंने जो कित्तूर के राजा थे, जिनका नाम है मल्ला सरजा देसाई, उनसे कहा कि महाराज इस बाघ से हमें निजात दिलाइए, हमारे गांव को निजात दिलाइए, और आप आकर के उसका शिकार करिए। तो राजा यहाँ से तैयार होकर के शिकार के लिए उस जंगल में जाते हैं, उस गांव में जाते हैं, जहाँ वो छोटा सा बगिया था जंगल टाइप में। राजा जी वहाँ पर पहुँचते हैं। महाराज के पहुँचने से पूर्व ही वो बाघ महाराज को धराशायी अवस्था में मिलता है, और ये वीरता पूर्ण कार्य महारानी चेन्नम्मा के हाथों से होता है। और वो देख करके ये राजा बहुत प्रभावित होते हैं, और वो पूछते हैं कि ये काम किसने किया। तो पता चलता है कि ये काम जिस व्यक्ति ने आपसे शिकायत किया था महाराज, उनकी वीर पुत्री ने ये काम किया। उन्होंने इस बाघ को धराशायी करके पूरे गांव वालों को उसके आतंक से निजात दिलाई। और इसी प्रसंग के बाद महारानी का विवाह जो है वो कित्तूर के राजा से कर दिया जाता है। और जैसा कि वो बचपन से ही अद्भुत शौर्य वाली थी, पराक्रम वाली थी, वीरता उनके अंदर भरी हुई थी, और उन्होंने उसको बरकरार रखा, और स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। मैं ऐसी भूमि को एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।